नमस्कार, मैं हूं मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जिसकी पहली यूनिट है बाल विकास, उससे संबंधित हम अपने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार से संबंधित समस्याएं। चलिए देखते हैं कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार से संबंधित अपने बाल विकास के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक शिक्षक और एक अभिभावक होने के नाते हमें उन्हें किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मेरी प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो यहाँ 1 मिनट रुक के इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बात करें कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ जो बच्चों में है वह क्या होती है, उसके बाद मेंटल इलनेस किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे कि जो भी बैरियर्स हैं या जो भी बाधाएं हैं किसी भी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को या डिसऑर्डर्स को पहचानने में या उनके ऊपर काम करने में, वो कौन कौन से हैं। कितने प्रकार के मेंटल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बच्चों में देखे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं या किन जो साइंस हैं या किन लक्षणों के माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चा मानसिक रूप से या व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा बीमार चल रहा है। हम बच्चों के मेंटल हेल्थ को कैसे निदान कर सकते हैं, कौन से निदानात्मक स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है बच्चों का वह किस प्रकार किया जाता है और सबसे अंत में एक शिक्षक और एक अभिभावक के क्या रोल होते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशंस में बच्चों के साथ भूमिका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करें कि मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में भी वयस्कों के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति हो सकती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि लक्षण भिन्न होते हैं। क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति के सोचने समझने की और संज्ञानात्मक शक्तियाँ अलग होती हैं, वहीं एक बालक की जो शक्तियाँ हैं, जो सोचने समझने की भावनात्मक शारीरिक मानसिक स्थितियाँ हैं, वह एक वयस्क से अलग होती हैं। तो जो समस्याएं वयस्कों में देखी जाती हैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, वही समस्याएं बालकों में भी देखी जा सकती हैं, लेकिन लक्षण अलग हो सकते हैं। फिर बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ है क्या। तो मेंटल हेल्थ इज़ द ओवरऑल वेलनेस ऑफ हाउ यू थिंक, रेगुलेट और यू फीलिंग्स एंड बिहेवियर। मतलब हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं और किस प्रकार से हम अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये तमाम चीज़ें, इनकी बिल्कुल बैलेंस या इनका सबसे व्यवस्थित और सबसे अपेक्षित जो मतलब समाज जिन चीज़ों की अपेक्षा करता है कि हाँ एक स्वस्थ व्यक्ति में इस प्रकार का व्यवहार का प्रदर्शन होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आती हैं। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ रूप से नहीं सोच सकता, किसी प्रकार की समस्या में जूझ रहा है, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और भावनाओं को अनुपयुक्त तरीके से प्रयोग करता है, तो वह भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसी प्रकार जो स्वभाव के बारे में बात है, स्वभाव या व्यवहार को लेके भी हम मानसिक स्वस्थता के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अब मेंटल डिसऑर्डर कैसे बनता है। तो मेंटल डिसऑर्डर होता है पैटर्न और चेंज इन थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग दैट कॉज डिस्ट्रेस और डिसरप्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन। मतलब जो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताएं हैं, उनको प्रभावित करने वाले ऐसे कारक या ऐसे पैटर्न जिनमें परिवर्तन आ जाए उनके सोचने, समझने और व्यवहार करने की जो पद्धति है या जो विधि है, मतलब जिस प्रकार से एक आम आदमी को व्यवहार करना चाहिए, एक विचार रखने चाहिए, और अगर उनमें परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि उसका जो मानसिक विकार का वो शिकार है। बच्चों में बात करें तो यह देखा जाता है कि डिलेज और डिसरप्ट इन डेवलपिंग एज, अप्रोप्रिएट थिंकिंग, बिहेवियर, सोशल स्किल्स और रेगुलेशंस ऑफ इमोशंस। बच्चों में भी ये देखा जाता है कि वो उम्र उपयुक्त जो उनकी सोच है उसमें अगर उतने वो निपुण नहीं हैं या दक्ष नहीं हैं, या एक बालक अपनी उम्र से बड़े लोगों की तरह विचार करता है, या एक बालक अपनी उम्र से जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरह विचार करता है, या फिर उसका व्यवहार उसकी जो ग्रोइंग एज है उसके अनुसार नहीं है, या सामाजिक कौशल जो उस बालक की उम्र के हिसाब से उसके अंदर होने चाहिए, या भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये संकेत देती हैं कि बालक भी मानसिक स्वस्थता की स्थिति में नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बालक का जो विकास है उसके दौरान उसके भावनात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। तो कई बार बालक की जिद, बालक का रूठना, ये सब चीज़ें हम जज नहीं कर पाते कि ये बालक अपने दैनिक क्रियाओं के अंतर्गत कर रहा है अथवा वह किसी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहा है। ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है कि बालक की मानसिक समस्याओं को पहचानना।
कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? तो आमतौर पे ये होता है कि बालक के जो बाल्यावस्था है उसके चाइल्डहुड डेवलपमेंट में काफ़ी सारे परिवर्तन होते रहते हैं, तो कई बार उन परिवर्तनों को हम उसकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से जोड़कर नहीं देख पाते। कई बार अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों में अलग अलग तरीके की जो रिफ्लेक्शंस हैं स्वास्थ्य को लेके वो देखने मिलते हैं। तो इसलिए भी हम एक व्यवस्थित ये नहीं कह सकते कि जो उम्र के आधार पर जो बच्चे किसी मानसिक विकार के लक्षण उसमें हैं तो हम एक बार में उन्हें पहचान लें। उसके बाद कई बार बच्चा अपने आप को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होता कि किस प्रकार से वह महसूस कर रहा है या वह जो भी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है उस व्यवहार की वजह क्या है। तब भी उनके जो मानसिक परेशानियां हैं उनको पहचानने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार सामाजिक स्टिग्मा, मतलब जो सामाजिक रूप से बाधित चीज़ें होती हैं, या कहने का मतलब कई बार हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादी समाज में या किसी प्रकार के कलंक से जुड़ी चीज़ों के विषय में सोच के भी जो सामाजिक जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके विषय में लोग ज़्यादा जागरूक नहीं रह पाते। आपने देखा होगा कि गांव में या कहीं छोटे शहरों में अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति का, किसी सदस्य का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो पूरा समाज उनको एक हेय दृष्टि से देखता है। और इवन ये छोटे बड़े शहरों की बात नहीं, ये जनरल समाज की ही अवधारणा है कि जहाँ भी उन्हें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हुआ तो हमारा समाज अभी इतना स्वीकार नहीं करता किसी भी मानसिक रूप से कम विकसित या अविकसित व्यक्ति को। द यूज़ ऑफ मेडिटेशन एंड द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि दवाओं का खर्च भी परिवार नहीं उठा पाता, परिवार की क्षमताओं के परे होता है, तो दवाओं का उपयोग और उपचार की लागत जो कि तार्किक चुनौतियाँ इसके अलावा अतिरिक्त होती हैं उनसे भी परिवार नहीं जूझ पाता। और एक बड़ा बैरियर, एक बड़ी समस्या जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ है उसको समझने में और उसका सुधार करने में हमें होती है। ये तो हो गई। तो अब हम कुछ पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ और बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ईटिंग डिसऑर्डर, जो भोजन के विकार हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, आगे हम चल के देखेंगे। उसके बाद है एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जीवन में कोई भी तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हुई है या किसी प्रकार का उन्हें आघात पहुंचा है तो उसके वो निकल नहीं पाते और उस सिचुएशन के बाद भी वह कई बार, जैसे आप कभी ड्राइव करते हुए गिर जाएं तो कई बार आप कई लंबे समय तक ड्राइविंग नहीं कर पाते और कई लोग ड्राइविंग छोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद डिप्रेशन एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स। कई बार लोग अपने आप से नाखुश रहते हुए या नाखुश होने की इनकी इतनी आदत हो जाती है कि वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके बाद डाइपोलर डिसऑर्डर और कई सारे प्रकार के डिसऑर्डर उनके जो मूड से संबंधित हैं वह उनको होने लगते हैं। उसके बाद एक प्रकार है सिज़ोफ्रेनिया। तो सिज़ोफ्रेनिया एक प्रकार का पागलपन है और जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लक्षण बालक प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखेंगे हम ऑटिज़म, एक प्रकार का स्नायु संबंधी समस्या है जिसमें बालक के जो आपसी संबंध है उसका सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता और बालक ज़्यादा अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता। एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कई बार लोग अपने आसपास की परिस्थितियों से घबराते हैं। इनको भी 2-3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कई बार लोग या तो अपना अटेंशन किसी जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते या फिर कहीं ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी होता क्या है। कि एंजाइटी डिसऑर्डर चिल्ड्रंस में किस प्रकार होगा कि लगातार आशंका, उनको हमेशा किसी प्रकार का डर बना रहेगा कि वो ये कर पाएंगे, पेरेंट्स डांटेंगे तो नहीं, परिवार वाले गुस्सा तो नहीं करेंगे, टीचर्स वहाँ डांटेगी तो नहीं, हमारे दोस्त हमारे ऊपर हंसेंगे तो नहीं। इस प्रकार की समस्याएं बच्चे जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है। वरीज और एंजाइटी डैट, उनको एक चिंता मतलब बनी रहती है, हमेशा वो एक चिंता की अवस्थिति में रहते हैं। उसके बाद डिस्टर्ब्स देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्कूल्स। अब जो ये चिंता की समस्या है ये वो अपने स्कूल में जो भी खेल कूद की गतिविधियाँ हैं या फिर उस एज ग्रुप के जो बच्चों को जो भूमिकाएं निभानी चाहिए, जो क्षमताएं प्रदर्शित करनी चाहिए, उन तमाम भूमिकाओं और क्षमताओं से बच्चे वंचित रह जाते हैं और घबराहट में अपना जो जीवन है या अपना जो बाल्यावस्था है, अपने डेवलपमेंट के एक एक फेज़ को एंजॉय नहीं कर पाते और ढंग से डेवलपमेंट उनका हो भी नहीं पाता। फिर बात करेंगे डायग्नोसिस इंक्लूड्स सोशल एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी और ऑब्सेसिव एंजाइटी।
तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये 3 प्रकार की मुख्य एंजाइटीज़ के ऊपर बात की गई है। सोशल एंजाइटी मुख्य रूप से समाज से घबराहट होती है। एक जनरल एंजाइटी मतलब आप किसी भी परिस्थिति में हैं तो आप को घबराहट बनी रहती है। उनके लक्षणों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जो ऑब्सेसिव है, जब आप खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं, जब आप खुद के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं, तो जो ऑब्सेसिव एंजाइटी है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यह होने लगता है। चलिए बात करें कि ऑब्सेसिव एंजाइटी क्या है। कि यह एक पर्टिकुलर एंजाइटी है जिसमें आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या अच्छा फील कराने के लिए आप रिचुअल्स या जो पुराने रीति रिवाज हैं उन तक पहुंच जाते हैं। आप अपसेट हैं, आप खुद को खुश करने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी हद तक जो भी आपने जाना है कि कोई भी पुराने रीति रिवाज हैं या जो पुराने थॉट्स हैं उनके बारे में सोचने लगते हैं। और समाज को मतलब जो भी आपको उस समय सही लगे, चाहे वो उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, आप थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को खुश करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। फिर सोशल एंजाइटी में आता है कि कई बार बात करते करते आपके जो गला सूख जाता है, आप लड़खड़ाने लगते हैं, आप कई बार ब्लश करने लगते हैं, तो कई बार आपको पसीना आने लगता है। मतलब आपने किसी को देखा तो आप एकदम घबराहट में, कई बार खुशी की वजह से आप ब्रश एकदम आपके चेहरे पर चमक आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ घबराहट से आपको स्वेटिंग भी हो सकती है। फिर कई बार लोग जो सोशल एंजाइटी है कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हैं ऐसी किसी सिचुएशन में, तो वो उनका शरीर कांपने लगता है, उसको टेंशन में मसल एक या दर्द होने लगता है मांसपेशियों में। कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में उस परिस्थिति से निकल के भागने का प्रयास करता है। फिर इस चक्कर में उनको चक्कर भी आ सकते हैं। उसके अलावा लोगों को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं और उनकी हार्ट बीट जो है, हृदय गति, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो सोसाइटी के आसपास रहते हुए जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसको हम कहते हैं सोसाइटी या सामाजिक एंजाइटी। उसके बाद बात करेंगे हम जनरलाइज एंजाइटी, जो कि जनरलाइज्ड प्रोसेस है। तो क्या क्या होगा इसमें? एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी, आप बहुत ज़्यादा घबराएंगे और बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। मतलब एक जनरल व्यक्ति, कुछ लोगों की आप देखो वो चिंता करने की आदत हो जाती है। कई बार बच्चे हैं तो उनको इसी बात की चिंता है कि आज मेरे पास पेंसिल है, कल हो सकता है मेरी पेंसिल चोरी हो जाए, हो सकता है कि कल मम्मा डांट दें कि पेंसिल नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी कई बार बच्चों को एंजाइटी की सिचुएशन में डाल देती हैं। थकान ज़बरदस्ती की बनी रहती है। बच्चे को ये लगता है कि शाम को हम ग्राउंड पर खेलने जाएंगे और अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो हो सकता है अगली बार मेरे फ्रेंड्स मुझे उस टीम में ना लें। फिर रेस्टलेस रहते हैं, मतलब आप अपने आप को जो काम हैं या फिर संतुलित हैं या शांत हैं नहीं रख पाते, हमेशा परेशान से रहते हैं। फिर इंक्रीज्ड मसल एक और सॉरनेस, मतलब आपका जो बॉडी की मसल्स हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं, उनमें भी आपको तकलीफ़ होने लगती है। फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग घबराने में व्यस्त है तो वह आपको किसी जगह पे कंसंट्रेट करने में, एकाग्र होने में भी समस्या उत्पन्न करेगा। फिर आप जो बच्चे इन समस्याओं से जूझते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर इरिटेट होंगे। कई बार उनको खाने की समस्या, जैसे उनको गुस्सा है या टेंशन है स्कूल वर्क की, लेकिन वो घर पे खाना अच्छे से नहीं खाएंगे। उनको पता है कि शाम को उन्हें खेलने जाना है, लेकिन उनके पास होमवर्क पड़ा है, तो वो खेलने भी अच्छे से, खेल में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और घर पर बैठ के होमवर्क भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर वरीइंग अबाउट कि डू आई कंप्लीट इट, या कई बार इंटरेस्ट भी नहीं रहता, नहीं करते मन लगा के। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। और इन्हीं सब समस्याओं के बाद जब व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी समस्याएं होंगी तो दिमाग शांत बैठेगा नहीं, और दिमाग जब तक शांत बैठेगा नहीं तब तक एक अच्छी नींद नहीं आएगी। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के डिसऑर्डर जो एंजाइटी से संबंधित हैं, ये बड़ों में, वयस्कों में और बच्चों में, दोनों में पाए जा सकते हैं। अब बच्चों के डिसऑर्डर बच्चों के तरीके के रहेंगे, मतलब हल्के से जो लक्षण हैं वो अलग हो सकते हैं। बस यही जो हमने डिस्कस किया कि हो सकता है कि बच्चा खाना खाने में इरिटेट करे, गुस्सा करे, है ना, और वहीं बड़ा व्यक्ति है जो वो खाना खाने ही ना जाए। तो ये सब छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, और आई थिंक कि वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। चलिए बात करें हम कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, आप बहुत ज़्यादा अति क्रियाशील हो, अति क्रियात्मकता है आपके अंदर, और या फिर आप एकदम भी ध्यान से दूर रहते हो, आपका कहीं मन ही नहीं लगता। तो एक ही उम्र के अधिकांश बच्चों की तुलना में, मतलब जब क्या होगा कि आप किसी व्यक्ति को कंपेयर करना है, तो एक 10 साल का व्यक्ति है या 10 साल का बच्चा है, और ये समझ लीजिए कि सपोज़ वो सेकंड थर्ड किसी स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो अगर उसकी उम्र के सभी बच्चे किसी चीज़ को आसानी से कंसंट्रेट करके या ध्यान लगा के सीख पा रहे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा है जो नहीं सीख पा रहा,
तो बिल्कुल हो सकता है कि उसको जो अटेंशन डेफिसिट है ये डिसऑर्डर हो। तो इसमें क्या होगा, अपने आप को वो एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएगा, उसका जो बिहेवियर है वो आवेगी होगा, मतलब ऐसा इम्पल्सिव होगा कि आप केंद्रित नहीं कर पाओगे अपने आप। जब आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हो और आपको वो अचीव ना हो या आप उसमें अपने आप को फिट ना महसूस करो, तो आप इम्पल्सिव रिस्पॉन्स देने लगते हो। आप नहीं चाहते कि लोग आपको देखकर पहचान जाएं कि आपसे नहीं बना। आपने या हमने भी देखा होगा, अगर हमसे कोई चीज़ नहीं आती और हम वहाँ पे ये नहीं कहना चाहते कि वी डोंट नो, तो हम कुछ ऐसे इम्पल्सिव या फिर आवेगी रिस्पॉन्स देते हैं। मेरी जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग की बात करते हैं, तो हम बड़ों का एग्जांपल लें कि अगर उनको ड्राइविंग नहीं आती, अरे मेरे चलाने का शौक़ नहीं है, अरे मुझे नहीं चलाना, इस तरीके से कुछ हम रिएक्ट करते हैं कि हम उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। वहीं बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चे हो सकता है कि सपोज़ उनसे कोई ड्राइंग नहीं बन रही है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करें, या फिर जो दूसरा दोस्त है उसकी ड्राइंग को डैमेज कर दें, या फिर अपने क्रेयॉन्स वगैरह या जो भी ड्राइंग मटेरियल है उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दें कि चलो अब ये ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो इस तरीके से भी जो इम्पल्सिव रिस्पॉन्स हैं, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो बच्चों में और थोड़ा सा अलग वे में बड़ों में भी देखे जाते हैं। फिर आएगा अति सक्रिय रहना या हाइपर एक्टिव रहना। अब हाइपर एक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है कि या तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर मतलब आपकी विकास अच्छा है तो आप हाइपर एक्टिव होकर कई चीज़ों को कर पा रहे हो, लेकिन आप अगर अति सक्रिय हो कि आप हमेशा इसी डर में हो कि आपसे क्योंकि बन नहीं रहा है, तो आप थोड़े थोड़े में ही विचलित हो जाओगे। उसके बाद आता है सम कॉम्बिनेशंस और किसी भी प्रकार की जो भी आपको क्योंकि ध्यान केंद्रित रखने या फिर अति सक्रिय होने में जो भी आपके व्यवहारिक प्रदर्शन हैं जो हो सकते हैं, तो उन तमाम प्रदर्शनों को जोड़ के हम इस डिसऑर्डर को पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कह सकते हैं, और ADHD भी इसको कहते हैं। आगे देखें तो इसके हो क्या कह सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चों में देखें तो उनको काफ़ी लंबा समय लगेगा कुछ छोटे छोटे से काम करने के लिए भी। उसके अलावा उनको किसी भी काम को, किसी भी टास्क में रुकने के लिए, जैसे हमने कहा कि बेटा आज आपको पार्क में खेलना है, तो क्योंकि उनका खेलने में भी मन नहीं लगेगा, अगर उनमें कंसंट्रेशन की जो उनकी शक्तियां हैं वो वीक हैं, तो बिल्कुल वो ट्रैवल स्टेइंग एट द टास्क, वो किसी भी काम पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे, या वो एक जगह शांत नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो एक जगह शांत बैठने के लिए लगेगा कंसंट्रेशन, और उनका कंसंट्रेशन लेवल है लो। वहीं अगर एडल्ट्स में बात करें तो ट्रबल लिसनिंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, कई बार लोग सुनते समय अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। उसके बाद टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट वर्क रिलेटेड टास्क, जो भी उनके काम हैं ऐसे टास्क हैं, उनको जो जो क्या बोलते हैं टास्क कंप्लीट करने वाला जो समय है वो आपको बच्चों में भी ज़्यादा मिलेगा और एडल्ट्स में भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक कंसंट्रेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर। आगे बात करें हम ऑटिज़म, तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये मुख्य रूप से ASD इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे बच्चे को लगभग 3 साल की उम्र के आसपास ये समस्या होती है, और इसकी जो सीवियरिटी है मतलब गंभीरता है, यह पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति जो है भिन्न हो सकती है। मुख्य रूप से इसमें होता क्या है कि इस विकार वाले बच्चों को दूसरों के साथ संवाद करने और बातचीत करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल, दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेरी वेल, वो अच्छे से अपने संवाद स्थापित नहीं कर पाते, और इस वजह से उनका जो सोशलाइजेशन है, मतलब समाज के बीच में उठना बैठना, वो भी प्रभावित होता है। मतलब समाज के बीच वो उतनी एक्टिविटी प्रदर्शन नहीं दे पाते जितना उनकी एज के बच्चों को देना चाहिए। तो ऑटिज़म की बात करें तो अब वो बैठे हैं, क्योंकि उनका कन्वर्सेशन बाकी लोगों से नहीं हो रहा, तो अपने ही खिलौनों में जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पिन करने में मस्त हैं, ठीक है। वो अकेले खेलना पसंद करेंगे क्योंकि वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनका सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी सी बातों पे वो अति सक्रिय हो जाएंगे, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद बोलने में जो सबसे बड़ी समस्या, जो इस बीमारी की जड़ है कि वो डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, तो उनका जो बोलने की जो समय है, जैसे एक बच्चे को एक सर्टेन एज तक कुछ शब्द सीख जाने चाहिए, या जो शब्द उनको 1 साल की उम्र तक सीख जाने चाहिए, वो उनको हो सकता है कि 1.5 साल में समझ में आए, 1.5 साल में बोलना सीख पाएँ। फिर जो उनके पास लोग आने की कोशिश करेंगे तो वह उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, लोग उनको गले लगा रहे हैं या उनसे प्रेम कर रहे हैं तो वो उससे बचने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल जब इन सब डिसऑर्डर्स के साथ कोई बच्चा अपना जीवन जी रहा होगा तो उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम या सोने की समस्या भी रह सकती है। अब हम देखेंगे कि भोजन से संबंधित विकार कौन कौन से हैं।
तो खाने के संबंधित विकार मुख्य रूप से ये जो हैं ये लड़कियों में ज़्यादा देखे जाते हैं, मतलब फीमेल्स में मेल्स की तुलना में। तो खाने के विकारों को एक आदर्श शरीर के प्रकार के साथ एक पूर्वाग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ये माना जाता है कि आप एक आदर्श शरीर की कल्पना करते हैं, फिर आप अपने खाने की हैबिट्स पर ध्यान नहीं दे पाते, फिर या तो आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो फिर एकदम खाना बंद कर देते हो, या फिर आप अगर लीन हो तो आप बहुत ज़्यादा खाते रहते हो, या फिर आप ऑलरेडी मोटे हो तो आप खाना कम कर देते हो। मतलब आपकी जो ग्रोइंग एज है, मतलब बालक की जो ग्रोइंग एज है, वो अपने शरीर के प्रति कि हम कुछ आइडियल दिखें उस चक्कर में, ठीक है, अपने शरीर के प्रति वो खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो इसमें होगा क्या कि डिसऑर्डर थिंकिंग अबाउट वेट एंड वेट लॉस। कई बार उसको लगेगा कि या तो मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर मेरा वजन घट रहा है, ठीक है। उसके बाद अनसेफ ईटिंग एंड डाइटिंग हैबिट्स। अब इन्हीं के चक्कर में अब जिस व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो जितनी डाइट, क्योंकि ग्रोइंग एज में आपको सही पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट जो हैं आपकी बॉडी में पहुंचने चाहिए। तो होगा क्या कि वही व्यक्ति जिसको लग रहा है कि उसका वजन बढ़ रहा है तो वो अच्छा भोजन नहीं खाएगा, और जिसको लग रहा है कि उसका वजन कम है तो वो क्या करेगा कि वो बहुत ज़्यादा भोजन खाएगा। अब इसमें दो प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने जो खाने की जो वो है मतलब तरीके हैं और उनका जो वजन है उन दोनों के प्रति ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। मतलब जिससे लोगों को वजन के बारे में पता चलता है और वे क्या खाते हैं उसके बारे में उनकी कुछ ज़्यादा ही सोच विकसित रहती है। तो ये हो गया कि आप वजन और खाने पर ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। फिर आ गया बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है। मतलब यहाँ पे आप खाने में कटाई कर रहे हैं कि आपको वजन की चिंता है, लेकिन जो बुलिमिया है इसमें आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें, मतलब ना ही कम खाना, मतलब कम खाना जितना हानिकारक है उतना ही ज़्यादा खाना भी हानिकारक है। तब होगा क्या, तो इसमें हो क्या कि अगर व्यक्ति को अपनी वजन का या शरीर की चिंता है तो एक्सरसाइज करेगा बच्चा, तो जितनी उसको नहीं करनी चाहिए, उसकी ग्रोइंग एज में हार्मफुल है। फिर उसके बाद प्री ऑक्यूपेटिंग द फीलिंग ऑफ फैट, मतलब व्यक्ति मोटा नहीं है लेकिन बैठे बैठे अगर मैं मोटा हो गया तो, अगर मेरे क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे तो इस प्रकार की उनको जो फीलिंग्स हैं वो आने लगेंगी। फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अब होगा क्या कि आप जब खाना कम ज़्यादा खाओगे तो जितना शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो शरीर में बैलेंस बना के रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप व्रत वगैरह करते हैं तो हाथों में झंझनाहट होने लगती है, आपके जो होंठ हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं या इस तरीके की कमजोरी महसूस होने लगती है। और जब डायरिया वगैरह होता है तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट्स या ये सब चीज़ें दी जाती हैं जिनसे शरीर का जितना भी अंदर, शरीर के अंदर का संवहन तंत्र है वो व्यवस्थित काम करने लगे और व्यक्ति के शरीर में हर जगह एनर्जी पहुंचने लगे। तो जब आप खाने के साथ इस तरीके से क्या बोलते हैं लापरवाही करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसबैलेंस है वो शरीर के अंदर हो जाएगा। मतलब बच्चे थकान महसूस करेंगे या उनको चक्कर वक्कर की समस्याएं रहेंगी कि चक्कर आ गए, ठीक है। अब इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, बच्चों को या बड़ों को, ये सबके ये हैं क्या कि इनमें हम बच्चों के साथ कंपेयर करके चल रहे हैं। तो होगा क्या कि लोगों को बड़ा वेट लेने में मतलब डर रहेगा कि यार ये चीज़ खाने से हम मोटे ना हो जाएं या कुछ। आमतौर पर बच्चों में होता क्या है कि वो ज़्यादा जो इतना हाई लेवल स्टडीज़ तो रहती नहीं है उनकी किस चीज़ में ज़्यादा वेट मिलेगा या किस में ज़्यादा फैट है, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है। खैर बड़ों में तो देखा ही जाता है कि लोग बड़ा कैलोरी वगैरह कैलकुलेट करके खाना खाते हैं। और कई बार टेंशन में भी देखा होगा आपने लोगों को कि कई लोग टेंशन में या किसी तनाव की स्थिति में जहाँ खाना छोड़ते हैं वहीं कहीं ज़्यादा खाना भी खाने लगते हैं। तो यूजुअल लार्ज इंटेक ऑफ फूड, अब इतनी सारी समस्याएं रहेंगी तो कहो एकदम से खाना खाने लगें। फिर एंजाइटी अराउंड और अवॉइडेंस ऑफ ईटिंग। अब होगा क्या कि अब खाने के नाम पे कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि खाने के नाम पे उनको एक अलग ही समस्या हो जाती है, यार नहीं खाना, मतलब एंजाइटी होने लगती है, खाना देख के ही समस्या घबराहट होने लगती है। एक और समस्या होती है खाना खाने से रिलेटेड बच्चों में। होता क्या है कि कई बार इंडिया में जो खासतौर पर देखा गया है कि बच्चों को बिल्कुल बचपन से माँ बाप को ये लगा रहता है कि मेरे बेटे ने, मेरे नाती पोते जो भी दादा दादी का प्यार रहे, खाना नहीं खाया, तो उसको हर आधे घंटे हर 2 घंटे में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं। एक टाइम के बाद होता क्या है कि या तो उनको खाना खाने की एक पर्टिकुलर हैबिट हो जाती है कि वो टीवी के सामने बैठकर खाएंगे या फिर वो मोबाइल चलाते चलाते खाएंगे या पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के साथ ही खाएंगे।
तो एक वो स्टिग्मा टाइप का उनके खाने की प्रोसेस से जुड़ जाता है। अब होगा क्या कि अगर वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे। दूसरी चीज़, कई बार बहुत ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश में, जो कि बच्चे का खाने का मन नहीं है, तो बच्चे के मन में एक अंदर से ही एनजाइटी क्रिएट हो जाएगी, वो खाने को लेके अलग से ही उनको घृणा या फिर ऐसी दूरियां बनने लगेंगी उनकी। तो ये भी मतलब ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर बात करते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब होगा क्या कि जैसे जो जनरली होता क्या है, इसमें इमोशनल स्ट्रेस रहता है, मतलब भावनात्मक संकट या चिंता बनी रहती है दिमाग में। फिर एंजाइटी, थकान या चिंता बनी रहती है। उसके बाद डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज, जो ऐसी मेमोरीज या बुरे सपने हैं या जो हमें उल्टी सीधी चीज़ें, गलत चीज़ें जो हमारे साथ हुई हैं वो हमें याद दिलाती रहती हैं, और रात में जो नाइटमेयर्स हैं, डरावने सपने, वो आने लगते हैं। अब ये जो 3-4 चीज़ें हमने डिस्कस की, ये किन परिस्थितियों में आने लगते हैं? जब हमारे साथ या हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, जैसे हमने हिंसा देखी हो या हमने अपने साथ एक्सपीरियंस की हो, मतलब चाहे वयस्कों के साथ या बच्चों के साथ, या दुर्व्यवहार जो बच्चों के साथ कई बार परिवार के लोग डांटने समझाने के चक्कर में और कई बार गुस्से में कर देते हैं वो, या कहीं खेलते खेलते बच्चा गिर गया हो, चोट लग गई हो, या किसी भी प्रकार का जो आघात उनको अपने पूरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एज तक उनको मिला हो। तो होता क्या है कि कई बार लोग उन पर्टिकुलर शौक से, जो पर्टिकुलर आघात हैं, उनसे बाहर नहीं निकल पाते, और फिर उसका परिणाम उनके जीवन के साथ चलता रहता है, चाहे भावनात्मक संकट हो, चिंता हो, व्यथित यादें हों या बुरे सपने हों इनके साथ। तो इसमें होगा क्या कि एंजाइटी, हमेशा लोग परेशान, स्ट्रेस, फियर टाइप का उनके अंदर बना रहेगा। इनसोम्निया एंड नाइटमेयरनेस, उनको अच्छे से नींद नहीं आएगी और डरावने सपने आएंगे हमेशा, क्योंकि जब आमतौर पर व्यक्ति को जब अंदर मस्तिष्क में किसी प्रकार का एक भय या समस्या रहती है और नींद अच्छे से नहीं आती, तो वो हर पल एक टेंशन की स्थिति में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है, छोटी छोटी सी बातों पे उसे गुस्सा आता है और इरिटेशन होता है। फिर कहीं मन नहीं लगेगा, चलते फिरते चक्कर आ सकते हैं और हेडेक रह सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हैं, इनके परिणाम रहते हैं, और ये जो सिम्टम्स हैं ये हमें समझने चाहिए। फिर हम बात करेंगे डिप्रेशन एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स। तो मुख्य रूप से डिप्रेशन क्या है कि सैडनेस की फीलिंग को और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आप डिप्रेस हैं कि आपका रुझान किसी भी चीज़ में नहीं है और आप हमेशा एक इमोशनली सैड रहते हैं, आप हमेशा दुखी रहते हैं। तो जब ये प्रोलॉन्ग एक लंबे समय तक हो जाता है तो आपकी वो आदत में, चाहे वो वयस्क हों चाहे बालक हों, उनकी आदत में वो शुमार हो जाता है। कई लोग छोटी छोटी सी बातों में ही, जैसे बालक है उसको स्कूल जाने से इतना डिप्रेशन हो जाएगा कि वो स्कूल में एंजॉय भी नहीं करेगा, ना ही घर आके खुश रहेगा, क्योंकि स्कूल जाने के पहले तक उसे स्कूल पहुंचने की टेंशन, स्कूल में पहुंचने के बाद उसे घर आने की टेंशन, और घर आने के बाद अगले दिन फिर स्कूल जाने की टेंशन। ये एक साइकिल चलती रहती है। अब ये टीचर्स का और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चों को वो विद्यालय एक मनोरंजक स्थान लगे और उनका वहाँ आने जाने में, वहाँ कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट बना रहे। तो होगा क्या कि जब वो एक लंबे समय तक एक प्रोलॉन्ग्ड उनके अंदर एक सैडनेस की फीलिंग रहेगी तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इससे होगा क्या कि बच्चे की जो कार्य करने की क्षमताएं हैं वो प्रभावित होंगी, चाहे वो स्कूल के अंदर हों और चाहे वो घर के आसपास हों, अपने आसपास के वातावरण में हों। अब आगे चल के यही जो चीज़ें हैं जो बार बार लंबे समय तक डिप्रेस रहना, और लोगों के जीवन में खुशी और गम दोनों पैरेलल चलते हैं। मतलब आप अभी गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, हो सकता है आप आधे घंटे बाद आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको हंसी आ जाए या खुश हो जाएं। तो होगा क्या कि कुछ लंबे समय तक जब ये चलता रहता है तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में, द्विध्रुवीय विकार में परिवर्तित हो जाता है। अब द्विध्रुवीय विकार क्या होता है कि एकदम से क्षणिक रूप से एकदम से खुश हो जाना और एकदम से नाराज़ हो जाना। तो जो ये द्विध्रुवीय डिसऑर्डर है कि एकदम से खुशी और एकदम से नाराज़गी, ये काफ़ी हानिकारक होती है बालकों को। इनसे जो बालक हैं वो उनको एक लंबे समय के बाद, मतलब एक व्यवहारिक ऊंचाइयों पे पहुंच गए, चरम पे पहुंच गए और एकदम ज़मीन पे आ गए। तो ये भावनात्मक जो चक्रव्यूह उनके अंदर चल रहा है तो इनके जीवन में जोखिम बढ़ा देता है और असुरक्षा को बढ़ा देता है। तो इसके हम देख सकते हैं कि उनका मूड हमेशा लो रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते। उनके बाद उनकी जो खाने पीने की आदतें हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। फिर उनको स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस, मतलब सोने में समस्याएं होती हैं। एकदम से एजिटेट होने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेके, मतलब बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उसके बाद फैटिक, थकान बनी रहेगी। जब आदमी अच्छे से सो नहीं पाएगा, जब एक व्यक्ति, एक बालक अच्छे से सो नहीं पाएगा तो बिल्कुल उसके अंदर थकान जैसी समस्याएं बनी रहेंगी।
और कंसंट्रेशन, जब आपके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी तो बिल्कुल आप कहीं भी एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं सिज़्नोफर्निया, जिसको एक प्रकार का पागलपन भी कहते हैं। तो सिज़्नोफर्निया में क्या होता है कि इज़ अ डिसऑर्डर इन परसेप्शन एंड थॉट्स दैट कॉज अ पर्सन टू लूज टच विथ रियलिटी। मतलब एक व्यक्ति वास्तविकता से थोड़ा बाहर जाने लगता है। इसको साइकोसिस भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता से परे है। मोस्ट ऑफन अपियरिंग इन द लेट टीन्स, जो बालक हैं, क्योंकि कल्पना शक्ति का विकास जब होने लगता है, लोग जब टीनेज में होते हैं तो जीवन में कुछ नया करने का, कुछ तूफानी करने का बड़ा जुनून उनके अंदर सुमार रहता है। तो कई बार वो इतना ज़्यादा काल्पनिक जीवन जीने लगते हैं, इतना ज़्यादा हेल्यूशन, फिर उसके बाद उसको फिर मति भ्रम होने लगेगा, उनका दिमाग उनके साथ नहीं देगा, फिर भ्रम और जो अव्यवस्थित सोच है उनके व्यवहार के ऊपर हावी होने लगेगी और उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगेंगे और एक प्रकार के वो पागलपन की स्थिति में प्रवेश करने लगेंगे, मतलब पागलपन की स्थिति में जाने लगेंगे, जिसको हम कहते हैं सिज़्नोफर्निया। तो क्योंकि टीनेज जो हैं उनके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, जीवन के सृजन की कल्पनाएं होती हैं, इसलिए जो टीनेज हैं उनके अंदर ये ज़्यादा परेशानी देखी जाती है। तो होगा क्या कि उनको डेल्यूशन होगा, किसी प्रकार का ऐसा भ्रम बना रहेगा, हेल्यूसिनेशन, वो हमेशा डेल्यूशन या हेल्यूसिनेशन की सिचुएशन में ही रहेंगे। फैकल्टी ऑफ स्पीच और थॉट्स, मतलब उनके जो विचार हैं वही उनको परेशान करते रहेंगे। उसके बाद उनके जो सोचने की पद्धति है वह बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, वो सही ढंग से सोच नहीं पाएंगे। उसके बाद उनका जो बिहेवियर है वह आम लोगों की तरह नहीं होगा, ठीक है। और कुल मिला के वो एक नम जैसी स्थिति में, लगभग एक जो मानसिक विक्षिप्त स्थिति होती है उसमें प्रवेश करने लगेंगे। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर, और अब हम वार्निंग साइंस और जो भी बच्चों में मानसिक बीमारी के संकेत वगैरह हैं ये हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल ये वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी तक के लिए इतना ही, और बने रहिए, दूसरे पार्ट में हम जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।